हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरवा। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण के युग्म शब्द या समश्रुत या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के लिए को लेकर। और यह जो भाग है वो वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है रीट परीक्षा के लिए। उसके पश्चात यदि देखें तो राजस्थान पुलिस एसआई, पटवार या जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, कोर्ट एलडीसी हैं, उनके लिए समस्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। इसकी 4 कक्षाएं पूर्व में लग चुकी हैं, ये 5वीं कक्षा है। देखें यहाँ क्या है कि पहला, इनका अर्थ बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है और ना ही इसका अर्थ वहां पूछा जाता है। बस यही है कि जोड़े में एक शब्द आते हैं और दोनों देखने सुनने में एक जैसे होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो यहां हम देखेंगे कि क्या चीज है। एक तो दोस्तों होता है प्रांजल। प्रांजल का अर्थ होता है सरल, सुबोध, और दूसरा होता है प्रांजलि। दूसरा होता है प्रांजलि। इसका अर्थ है जुड़े हुए हाथों की एक स्थिति। एक स्थिति ऐसी होती है हाथों की जिसे हम प्रांजलि कहते हैं। जैसे ये जो दिशा है, ये जो प्रकार है, हमारा हाथ हम दुआ में जैसे जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये प्रांजलि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। एक होता है दोस्तों पुष्ट और दूसरा होता है पुष्ट, और एक होता है पुष्ट। एक होता है पुष्ट। अब यहां इन तीनों का अर्थ यदि हम ग्रहण करें तो पुष्ट का अर्थ तो होता है पीढ़ी। इस पुष्ट का अर्थ होता है दीवार का सहारा, सॉरी दीवार को सहारा देना। और पुष्ट का अर्थ होता है प्रमाणित। पुष्ट का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित। जो प्रमाणित है, जो पुष्ट, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, वह क्या है? वह पुष्ट है। देखिएगा इन तीनों पर एक मिनट की हम चर्चा अलग से करते हैं। पुष्ट कहते हैं पीढ़ी को। आपने कभी कभी सुना होगा जो व्हाट्सएप या ज्ञान इधर उधर फेंकते हैं लोग, मतलब क्या कहूं, उनके लिए वो हमारी चर्चा का विषय नहीं हो सकते। वहां हम बात करते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और उसके बाद में लोग उनके बारे में कहते हैं कि शाहजहां ने अपने 20-30 हजार कारीगरों की एक संख्या बताकर कहते हैं कि उन सबके हाथ काट दिए थे। तो दोस्तों, हाथ काटना यहाँ पे इनको अंग भंग करना नहीं है। हाथ काटने का अर्थ अंग भंग करना कदापि नहीं है। यह हिंदी का एक मुहावरा है और हिंदी के इस मुहावरे का अर्थ है यदि हम ग्रहण करें तो इसका अर्थ यह होता है कि इतनी आर्थिक मदद देना या आर्थिक रूप से उसे इतना सक्षम बना देना कि उसकी 7 पुश्तें अथवा अर्थात 7 पीढ़ियां भी यदि बैठ कर खाएं, बिना कोई काम धंधा किए बैठे बैठे उसी धन से यदि अपना गुजर बसर करें, तो भी उनके लिए कम नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर 7 का अर्थ सिर्फ 7 नहीं हो सकता, वो 6 भी हो सकता है, वो 8 भी पहुंच दें। वो एक 7 एक प्रतीकात्मक संख्या वहां पर। तो पुष्ट का अर्थ वह होता है, और हाथ काटना एक मुहावरा है, नहीं कि अंग भंग करना। पुष्ट का मतलब होता है दीवार को सहारा देना। आपने देखा होगा जो पुराने गढ़ हवेलियां आदि पड़े हैं गांव में, उन हवेलियों की दीवारें जो है वो नीचे से जर्जर हो चुकी हैं, और जर्जर होने की वजह से वहां उनके जो भी मालिक हैं, उन स्वामियों के द्वारा, उन मालिकों के द्वारा, और उसके पास और एक नई दीवार और बनाई गई, और उसे कुछ इस प्रकार से ढलान, जैसे ये दीवार है और उसके पास यहां एक दीवार और खड़ी की जाती है, और इसको इस प्रकार से ढलान, मतलब दीवार को एक सहारा दिया जाता है। इस मुख्य दीवार को एक दूसरी दीवार से सहारा दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? वह पुष्ट कहलाती है। ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण बोलचाल की भाषा में इसे पुष्टि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब नंबर 3, एक तो होता है दोस्तों प्रभव और एक होता है प्रभाव। प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति। प्रभाव का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। और प्रभाव का अर्थ होता है असर। अब प्रभव, भव, भव मानी उदित होना। संसार के अर्थ में भी इसे प्रयुक्त करते हैं, लेकिन उदय होना, और उदय होना का मतलब उत्पत्ति, और इसी ये विशेष रूप से उत्पत्ति जो है वह क्या कहलाती है? प्रभव कहलाती है। इसके बाद में जैसे हम बात करें, एक तो होता है दोस्तों प्रक्रम और एक होता है पराक्रम। प्रक्रम का अर्थ होता है विशेष, क्रम का अर्थ सिलसिला, ये विशेष सिलसिला। तो सिलसिले या हम कहें एक क्रम, एक निरंतरता,
एक कंटिन्यूटी के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। पराक्रम का अर्थ होता है पौरुष या वीरता। पौरुष या वीरता के अर्थ में इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 5। एक तो दोस्तों होता है प्रवेश और एक होता है परिवेश। एक तो होता है प्रवेश। प्रवेश का अर्थ तो होता है जैसे दाखिला या दाखिल होना या दाखिला लेना। और परिवेश का मतलब होता है वातावरण, कि वहां का परिवेश बहुत ही अच्छा था, अनुकूल था, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो परिवेश का मतलब वहां का वातावरण, जो उधर की जो हम कहें कि कल्चर जो है, जो संस्कृति जो है, वो उनका वहां का रहने का जो तरीका है वो कुल मिलाकर हमारे अनुकूल था। आगे बात करते हैं। एक तो दोस्तों होता है प्रकोप। एक तो होता है प्रकोप और एक होता है प्रकोट। प्रकोप कहते हैं आफत को। प्रकोप किसे कहते हैं? जैसे कोई आपदा आ जाती है, आफत या आपदा, कि प्रकृति के प्रकोप से कौन बच पाया है। तो प्रकोप यहाँ पर गुस्से के अर्थ में भी, आफत के अर्थ में भी, आपदा के अर्थ में भी, अथवा बाधा के अर्थ में भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। और प्रकोट कहते हैं परकोटे को। प्रकोट मानी परकोटा। और परकोटा के बाद हम बात चलते हैं। एक तो दोस्तों होता है प्रवाह और दूसरा होता है प्रवाह। परवाह का अर्थ होता है जैसे फिक्र, कि उसे हमारी परवाह ही नहीं है, जैसे लापरवाह है, बेपरवाह है। तो परवाह मानी फिक्र या चिंता। और प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, कि नदी का प्रवाह अत्यंत तेज था, बहुत तेज था। नदी का प्रवाह है, प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, कि नदी का बहाव बहुत ही तेज था, या नदी धीमी मंथर गति से प्रवाहमान थी। आगे चलते हैं। एक तो होता है दोस्तों, एक तो होता है प्रतिशोध। एक तो होता है प्रतिशोध और दूसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिशोध का अर्थ तो होता है बदला, कि आपने किसी आदमी के साथ जैसा भी व्यवहार किया, सामने वाला आपके साथ उसी के अनुकूल व्यवहार करेगा, वह बदला। बदला यहाँ पर कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं, बल्कि एक क्रियात्मक इसे माना जा सकता है। और प्रतिषेध का मतलब होता है वर्जना या मनाही या निरोध, नकारात्मक। निरोध का अर्थ यहाँ पर नकारात्मक शब्द से है, कि नकारात्मक, कि यहाँ पर आपका आना प्रतिषेधित है, प्रतिषेध है, मना है। और अगले भाग पर हम बात करें तो एक तो दोस्तों होता है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, और एक होता है प्रत्येपकार। इनका संधि विच्छेद करते हैं। यण संधि का उदाहरण है प्रतिधन उपकार और प्रतिधन अपकार। तो यह है तो यह तो हो जाएगा उपकार के बदले, उपकार के बदले उपकार करना, तो वो तो प्रत्युपकार। जैसे प्रत्युत्तर देते हैं कि उत्तर के बदले उत्तर देना, है ना। प्रत्युपकार यह हो जाएगा उपकार के बदले, उपकार के बदले अपकार, उपकार के बदले अपकार हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम। एक तो दोस्तों नाम आता है प्रदीप और दूसरा आता है प्रतीप। प्रतीप हम अलंकार में पढ़ भी चुके हैं। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक। प्रदीप का अर्थ क्या माना जाता है? दीपक। और प्रतीप का अर्थ माना जाता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उसके बाद में बात करते हैं हम। एक तो होता है प्रचारक, एक होता है परिचारक। प्रचारक मानी प्रचार करने वाला या उपदेशक। प्रचार करने वाला या उपदेशक। उपदेशक के का अर्थ यहाँ पर करने वाले से है, तो उपदेश करने वाला अथवा उपदेश देने वाला। और परिचारक का अर्थ होता है सेवक। परिचारक का अर्थ क्या होता है? सेवक शब्द से इसका अर्थ लिया जाता है। अब बात आगे करते हैं हम। एक तो होता है प्रकर, एक होता है प्रकार और एक होता है प्राकार।
प्रकर का अर्थ होता है समूह है, गण, समूह है या गण। प्रकार का अर्थ होता है जैसे तरीका, शैली या भेद, कि कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से किया, मतलब कौन सा तरीका अपनाया अथवा कौन सी शैली आपने अमुक कार्य को संपन्न करने के लिए अपनाई थी। और प्रकार का अर्थ होता है परकोटा। प्रकार का अर्थ क्या होता है, परकोटा, या किसी पुराने गढ़ इत्यादि की जो चहार दीवारी होती है वह, इसको हम क्या लिखते हैं, चहार दीवारी। इसकी शब्द की यदि बात आती है तो इस शब्द पे आप इसको कई दफा चार दीवारी लिख दिया जाता है और स्वयंभू विद्वानों के द्वारा लिखा जाता है, ये भी मैंने देखा है। तो ये चार दीवारी शब्द पूर्णतः गलत है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे चार दीवारी शब्द फारसी भाषा का है और फारसी भाषा, हिंदी में इसे, संस्कृत में इसे प्रकोटा प्रकोटा या परकोटा या प्राकार कहा जाता है। और अब वो शब्द जब आए, जब वो मैं कहूं कि विदेशी लोग यहाँ आए तो उन विदेशी लोगों के साथ ही यह चार दीवारी शब्द भी आ गया। और चार दीवारी शब्द है वह पूर्णतया शुद्ध है। यदि शब्द शुद्धि का टॉपिक हमारे इस सिलेबस में है और उसमें से यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस शब्द को पूर्णतया सर्वथा गलत मान के चलें, और जो शुद्ध शब्द है वह चार दीवारी ही है। डेफिनेटली कोई इसमें संशय की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की अभी की इस कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।